हाँ जी, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हम लोग AS 11 पढ़ रहे थे। AS 11 में सबसे पहले आपकी फॉरेन ट्रांजैक्शंस हमने कवर कर ली थी, ठीक। और अब हम फॉरेन ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। फॉरेन ट्रांजैक्शन में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम ट्रांजैक्शन को पहले इनिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर उस ट्रांजैक्शन में जो मॉनेटरी आइटम्स होती हैं उसको सब्सिक्वेंटली आप रिकॉग्नाइज करते हो। और ये जो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होता है ये ईच बैलेंस शीट डेट को होता है और उस दिन भी होता है कि जिस दिन पेमेंट करनी होती है। जब आप उस आइटम को सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करते हो तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस आता है। उस गेन और लॉस की ट्रीटमेंट क्या होती है? अगर तो शॉर्ट टर्म गेन एंड लॉस है तो आप उसको कहाँ लेके जाओगे? सिंपली P&L में ले जाओगे। और अगर वो लॉन्ग टर्म गेन एंड लॉस है तो डिपेंड करता है कि वो रिलेटेड टू फिक्स एसेट है या नहीं है। अगर वो रिलेटेड टू फिक्स एसेट है तो हम कहाँ लेके जाएंगे उसको? उस फिक्स एसेट में प्लस माइनस कर लेंगे। और जब फिक्स एसेट में प्लस माइनस करोगे तो अल्टीमेटली वो डेप्रिसिएशन का पार्ट बन जाएगा रिमेनिंग लाइफ के लिए। और अगर वो नॉन फिक्स एसेट से रिलेटेड है, मतलब वो फिक्स एसेट से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी आपको गेन या लॉस है, लॉन्ग टर्म है, तो हम उसको फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस रिजर्व अकाउंट में डाल देते हैं, जो कि रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है। इसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारा हो गया था। इसमें कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हमने नेक्स्ट शुरू किया था। कोई इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए, एनी डाउट बताइए। हाँ, नेक्स्ट है जी हमारा फॉरेन ऑपरेशंस। फॉरेन ऑपरेशंस मैंने आपको बता ही दिया था कि आपकी सब्सिडरी हो सकती है, आपकी ब्रांच हो सकती है और आपका जॉइंट वेंचर होगा जो फॉरेन ऑपरेशंस में होगा। और ये जो फॉरेन ऑपरेशन में होगा ये इंटेग्रल भी हो सकता है और नॉन इंटेग्रल भी हो सकता है। इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया था कि जो हेड ऑफिस के डायरेक्ट कंट्रोल में है और ज्यादातर वही चीजें बेचते हो, उसी प्रोडक्ट या उसी सर्विसेज में डील करते हो जिसमें हेड ऑफिस डील करता है। मेजर डिसीजंस हेड ऑफिस लेता है, माइनर आपकी ब्रांच या जॉइंट वेंचर सब्सिडरी लेता है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो फॉरेन ऑपरेशंस आपके नॉन इंटेग्रल होंगे। अब इसमें करना क्या होता है कि आप जो आपके जो फॉरेन ब्रांच या सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर की ट्रांजैक्शंस वो रिपोर्ट करेंगे, वो तो रिपोर्टिंग करेंसी में नहीं करेंगे ना, वो तो अपनी फॉरेन कंट्री की करेंसी में करेंगे। तो उसको लेटर ऑन हमें कन्वर्ट करना पड़ता है रिपोर्टिंग कंट्री की करेंसी में। जब आप उसको कन्वर्ट करोगे उस ट्रायल बैलेंस को, तो कौन कौन से रेट्स का इस्तेमाल करोगे वो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। सबसे पहले फिक्स एसेट्स है, डेप्रिसिएशन है और इन्वेस्टमेंट्स। एक बात बताइए जरा, आप ये समझ के करिए कि आप फॉरेन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है। आप ये समझ के करिए कि आप फॉरेन ट्रांजैक्शन कर रहे हो। अगर आप फिक्स एसेट खरीदोगे तो फॉरेन ट्रांजैक्शन में उसको किस आइटम पे रिकॉर्ड करोगे, किस रेट पे रिकॉर्ड करोगे? फिक्स एसेट खरीदोगे, फॉरेन ट्रांजैक्शन में एसेट्स आ जाएंगे, डेबिट टू फॉरेन क्रेडिटर्स आ जाएंगे। एसेट किस रेट पे रिकॉर्ड होगा? स्पॉट रेट पे, ठीक है। और उसमें जो क्रेडिटर्स होंगे उनको क्लोजिंग रेट पे करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बाद में सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज होंगे, ठीक है। तो एसेट जो हो गया, देखो एसेट स्पॉट रेट पे, और अगर क्रेडिटर्स आएंगे क्लोजिंग रेट पे। मान लीजिए आपने कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया है फॉरेन करेंसी में, तो उसको किस रेट पे रिकॉर्ड करोगे? एक्सपेंडिचर तो उसी समय करोगे और जो बैंक है वो भी उसी समय का रेट होगा, तो एक्सपेंडिचर भी स्पॉट रेट में। अगर कोई आपने लोन वगैरह, बिल पेबल हो गया, बिल, ये सारे मॉनिटरी आइटम्स है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन, बिल पेबल, बिल रिसीवेबल। तो अगर आप फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हो तो इन आइटम्स की सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होती है, तो ऑटोमेटिकली ये किस रेट पे आ जाएंगे? क्लोजिंग रेट पे। तो जितने भी फिक्स एसेट्स हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये सब नॉन मॉनिटरी आइटम्स हैं। ये फॉरेन, अगर आप फॉरेन ट्रांजैक्शन करोगे तब भी ये सिर्फ स्पॉट रेट पे आएंगे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेटर, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, लोन है, वो मॉनिटरी आइटम्स हैं, वो सारे के सारे कहां पर आ जाएंगे? क्लोजिंग रेट पर आएंगे। तो सिमिलरली यहां पर भी आप समझिए ये फॉरेन ट्रांजैक्शन का ही विस्तार हो गया। फॉरेन ट्रांजैक्शन सिंगल सिंगल होती हैं, कभी कभार होती हैं। अगर वही फॉरेन ट्रांजैक्शन ज्यादा होने लग जाए तो हम ब्रांच खोल देते हैं फॉरेन में जाकर, है तो वही सेम चीज। तो उस तरीके से सेम सिस्टम फॉलो हो रहा है। अगर मैं फॉरेन ट्रांजैक्शन कर रहा हूं तो 4 आइटम साल में करता हूं, लेकिन अगर मुझे 40 करनी है तो इस, या 400 ट्रांजैक्शंस करनी है, तो बेटर क्या है कि मैं ब्रांच खोल दूं फॉरेन कंट्री में जाकर।
लेकिन सिस्टम मुझे वही फॉलो करना पड़ेगा। एक ट्रांजैक्शन को भी मैं जिस सिस्टम से रिकॉर्ड करता था मेरी बुक्स में, उसी सिस्टम से मैं ज्यादा ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करूंगा। तो जब इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस होता है ना, वो बेसिकली एक्सटेंशन होती है किसकी, नॉर्मल ऑपरेशंस की, जो हम नॉर्मली चल रहे। मान लीजिए आप फॉरेन ऑपरेशंस कैसे शुरू करते हो, जब आपकी फॉरेन ट्रांजैक्शन होने लग जाती है, जब उनकी मात्रा बढ़ जाती है। जब मात्रा बढ़ेगी तो अल्टीमेटली क्या करोगे, आप वहां जाकर अपनी ब्रांच खोल दोगे। जैसे हमारे पास किसी पर्टिकुलर एरिया से एक स्टूडेंट आने लग जाते हैं, ज्यादा आने लगे एक पर्टिकुलर एरिया से, तो हम क्या करेंगे, वहां जाके अपनी ब्रांच खोल देंगे। वही चीज बिजनेस में होती है कि बिजनेस फॉरेन कंट्री में कैसे एक्सपैंड होता है, एकदम जाके नहीं एक्सपैंड होता। शुरू में फॉरेन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, फॉरेन ट्रांजैक्शन के बाद उसको बहुत, वो ट्रांजैक्शन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन ऑपरेशंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। शुरू में वो फॉरेन ऑपरेशन इंटेग्रल होता है और कुछ सालों बाद वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो नॉन इंटेग्रल बन जाता है। तो जो सिस्टम, जो रेट्स हम लोग फॉरेन ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं, वही रेट हम लोग फॉरेन इंटेग्रल ऑपरेशंस के लिए भी करते हैं। अगर यही फिक्स एसेट मैं फॉरेन ट्रांजैक्शन के रूप में करता, तो फिक्स एसेट हमेशा मेरे पास, अगर मैं इन्हीं फिक्स एसेट को फॉरेन ट्रांजैक्शन के रूप में डील करता, तो ये जो फिक्स एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये स्पॉट रेट पर ही आते हैं ऑलवेज। और जितने भी मॉनेटरी आइटम्स हैं वो सब्सिक्वेंट रिकॉग्नाइज होते, तो उनको मैं हमेशा क्लोजिंग रेट पे लेके आता। और तीसरा, जितने भी मैं एक्सपेंस करता, वो तो एक्सपेंस में जिस समय वो खर्चा हो गया उस समय की एंट्री डल जाएगी, तो स्पॉट रेट का इस्तेमाल हो जाता है। और बाकी के जितने भी आइटम्स है, वो अगर उनमें से कोई मॉनेटरी, अगर हाँ कोई आमदन होता तो आमदन भी स्पॉट रेट पर आती। अगर कोई मॉनेटरी आइटम है वो क्लोजिंग रेट पर आती। और ईयर एंड पर ये सारी चीजें ऐसे आ जाती। ईयर एंड पर हेड ऑफ, अच्छा एक चीज और, ब्रांच की बुक में हेड ऑफिस का बैलेंस भी बनेगा, तो हेड ऑफिस का बैलेंस उनका डॉलर में होगा, उसको भी तो कन्वर्ट करना है। तो हम देखेंगे कि हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का क्या बैलेंस है, वही बैलेंस हम लोग कन्वर्जन करते समय बना देंगे। देखिए मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूं। ये आपके इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशंस है। पर्टिकुलर, ये आपके पास फिक्स एसेट्स आ जाएंगे यहाँ पर। ये रुपीज में है, सॉरी ये डॉलर में है, और इसे हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये भी डेबिट है और ये भी क्रेडिट। ठीक, अब मान लीजिए फिक्स एसेट है आपके पास, ये डॉलर में दे रखा है, और इन्वेस्टमेंट है ये भी डॉलर में दे रखा है, डेटर्स हैं ये भी डॉलर में दे रखा है, क्रेडिटर्स हैं, स्टॉक है, लोन्स हैं, सेल एक्सपेंसेस है, और ब्रांच की बुक में हेड ऑफिस का खाता है। ये मैंने आपको ब्रांच का ट्रायल बैलेंस बता दिया। ठीक है, ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है, फिक्स एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, स्टॉक है, लोन है, सेल एक्सपेंसेस और हेड ऑफिस का बैलेंस है। नाउ अब हमने इसको कन्वर्ट करना है रुपीज में। ठीक है, क्यों कन्वर्ट कर रहा है, इनकॉर्पोरेट करने के लिए, अपनी बुक्स में उसे शामिल करने के लिए आपको उसे क्या करना पड़ेगा, रुपीज में। और ये इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन है। तो मैंने आपको बोला कि भूल जाइए कि आपको याद नहीं कि किन रेट्स पे कन्वर्ट कर रहा है। तो आप मान लीजिए ये फॉरेन ट्रांजैक्शन का ही एक स्टैंडर्ड रूप है। तो देखते हैं, अगर मैं फॉरेन ट्रांजैक्शन करता तो फिक्स एसेट को स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड करता। ठीक है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की फॉरेन ट्रांजैक्शन करता तो मैं स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड करता। ठीक, अगर मैं डेटर को रिकॉर्ड करता, डेटर मॉनेटरी आइटम है, तो उसको मैं सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करता फॉरेन ट्रांजैक्शन में, तो क्लोजिंग रेट। क्राइटर होता तो क्राइटर को मैं सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करता, क्लोजिंग रेट। स्टॉक ईयर एंड पर फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा,
तो ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग रेट आएगा, ये पिछले साल का क्लोजिंग रेट पे वैल्यू हुआ होगा ना क्लोजिंग। अरे स्टॉक की कैलकुलेशन ईयर एंड पर होती है ना, उसकी वैल्यूएशन भी ईयर एंड वाले रेट पर होगी। तो पिछले साल का जो भी ईयर एंड का रेट होगा, इस बार का ओपनिंग रेट वही होगा, उस पर हम इसको वैल्यू कर देंगे। ठीक। लोन मॉनिटरी आइटम है, अगर ट्रांजैक्शन में लोन होता फॉरेन ट्रांजैक्शन में, तो उसको मैं क्या करता, सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करता क्लोजिंग रेट। उसके बाद सेल्स, सेल ऑफकोर्स सेल, बोलो स्पॉट रेट, सेल मॉनिटरी आइटम नहीं है, तो जिस जो भी समय होगा, जिस समय ट्रांजैक्शन होगी उस समय उस पर रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद एक्सपेंसेस, उसके बाद हेड ऑफिस का खाता, ब्रांच की बुक में जो हेड ऑफिस है उसके वो डॉलर में, तो हेड ऑफिस की बुक्स में जो ब्रांच का बैलेंस होगा वही यहां पर एक्चुअल ले लेंगे। ठीक। तो मल्टीप्लाई करके ये रुपीज में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, रुपीज में आ जाएगा, ये भी रुपीज में आ जाएगा, ये भी रुपीज में आ जाएगा, ये भी रुपीज में आ जाएगा, और ये सारी ट्रायल बैलेंस जो है आपके पास रुपीज में आ जाएंगे। और जब आप ऐसा करोगे, ये समझ में आया ना, हेड ऑफिस का बैलेंस का कोई रेट नहीं है, ब्रांच की बुक में हेड ऑफिस का बैलेंस और हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस सेम होगा, अपोजिट एंड इक्वल होना चाहिए अगर रिकनसाइल्ड है तो, है ना, अपोजिट एंड इक्वल होना चाहिए, तो वही उठा लो ना, जो हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस है वही ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का होना चाहिए, तो ये आ गया। अगर आप इसको करोगे ना, फॉरेन एक्सचेंज गेन भी आ सकता है, फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस आ सकता है, तो यहाँ तो आएगा नहीं, या तो यहाँ आ जाएगा या यहाँ आ जाएगा ट्रायल बैलेंस में, जिधर भी डिफरेंस आएगा उधर फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस आ जाएगा। दिस इज हाउ यू कन्वर्ट। और फिर आप इस फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस की ट्रीटमेंट क्या करोगे, इसको चुप करके पीएनएल में, जब आप कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाओगे ना इकट्ठा, वहां पीएनएल में डाल दो। ठीक है, दिस इज हाउ वी कन्वर्ट इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन टू इंडियन रुपीज ट्रायल बैलेंस। ठीक है, कैसे, इंडियन रुपीज का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये भी हो सकता है कि ये जो ब्रांच है वो रुपीज में और हमारा हेड ऑफिस यूएसए में हो, तो उसे हमें इंडियन को फिर उस रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा, उसमें डिवाइड करना होगा, बस ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो फॉरेन कंट्री की करेंसी में हमें उसे कन्वर्ट करना होता है। अगर इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशंस है तो रेट याद करने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने बोला वो स्टैंडर्ड फॉर्म है फॉरेन ट्रांजैक्शंस की, ज्यादा ट्रांजैक्शन होगी तो फॉरेन ऑपरेशन बन जाएगा। ठीक, चलिए पूछना चाहते हो, आप क्या पूछना चाह रहे हो बोलो। हेड ऑफिस का रेट थोड़ी ना होगा, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का जो बैलेंस होगा वही ब्रांच की बुक में हेड ऑफिस का बैलेंस होना चाहिए रुपीज में। रिकनसाइल करने के बाद जो होगा वही होगा ना, रिकनसाइल गुड्स इन ट्रांजिट है उसकी रिकनसिलेशन कर दो, कैश इन ट्रांजिट उसकी रिकनसिलेशन कर दो, रिकनसाइल होने के बाद बैलेंस अपोजिट एंड इक्वल हो जाते हैं ना, वही है यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कन्वर्ट, देख लीजिए एक बार। क्लियर है, फिक्स एसेट हो गया, उसकी डेप्रिसिएशन भी स्पॉट रेट पर आएगी। अच्छा, अगर आपको स्पॉट रेट नहीं पता तो हम एवरेज रेट का इस्तेमाल कर लेंगे, अगर आपको स्पॉट रेट नहीं पता तो हम क्या करेंगे, एवरेज रेट का इस्तेमाल कर लेंगे। डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन, बिल पेबल, बिल रिसीवेबल, ये सारी मॉनेटरी आइटम है, फॉरेन ट्रांजैक्शन में भी हम इनको सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करते तो वो क्लोजिंग रेट हो जाता। ठीक है, एक्सपेंडिचर भी हम स्पॉट रेट पे करते हैं, फॉरेन ट्रांजैक्शन होते तो भी स्पॉट रेट होता। उसके बाद इफ एनी एसेट इज रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू, तो ऑफ कोर्स क्लोजिंग, फेयर वैल्यू का मतलब उसको वैल्यूएशन ईयर एंड पर की गई है, तो ईयर एंड पर हम क्लोजिंग रेट पे करते। और अगर हेड ऑफिस का बैलेंस है तो ब्रांच बैलेंस इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ठीक है, ओके। तो नोट दिया हुआ, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ब्रांच, जो डिफरेंस आता है वो ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अगर आपका क्या कहते हैं नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशंस है, तो आप समझो फॉरेन ट्रांजैक्शन से फॉरेन ऑपरेशंस आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बोला कि हम सीधे ही फॉरेन ऑपरेशंस नहीं करने लग जाते हैं, जनरली सिस्टम यही होता है कि हमारी पहले फॉरेन ट्रांजैक्शंस होती हैं,
फॉरेन ट्रांजैक्शन फॉर इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन में कन्वर्ट होता है, मतलब जरूरी नहीं है बट अक्सर ऐसा होता है, और फिर इससे बाद में जाके नॉन इंटेग्रल में। ठीक, ये होता है पहले फॉरेन ट्रांजैक्शन, फिर इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन, नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन। बाहर इंसान ज्यादातर कौन जाता है? जिसके रिश्तेदार होते हैं, कभी कभार बातचीत होती है। अब आप उस कंट्री में ही जाते हो ना जिस कंट्री में आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार जा रहे हो, कभी कभार बात होती है, वो बताते हैं उस देश के बारे में। क्या ऐसी किसी भी देश में चले जाते हो? नहीं जाते ना। तो उसी तरीके से फिर वहां जाके शुरू शुरू में हम हमारे घर के कंट्रोल में रहते हैं, फिर बाद में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो वही सिस्टम फॉरेन बिजनेस का है कि हम पहले फॉरेन ट्रांजेक्शन करना शुरू करते हैं। कुछ फॉरेन ट्रांजेक्शन होती है, अनलेस बहुत बड़े हो आप तो वो तो कहीं भी बिजनेस सेट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बिजनेस ग्रो करने के लिए थोड़ी बहुत लिंक्स चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए अभी आप सोचे कि किसी ऐसी टेरिटरी में जाके कर ले जहां पे हमारी कोई जान पहचान ही ना हो, तो वो काम नहीं चलेगा। तो बंदा क्या करता है? पहले फॉरेन ट्रांजैक्शन करता है, तो इसी को एक्सटेंड होकर इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो मतलब यहां पर जो सिस्टम फॉलो करता है वो फॉरेन ट्रांजैक्शन वाली फॉलो करता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है और इंडिपेंडेंट हो जाता है तो सिर्फ ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट रह जाती है हेड ऑफिस, मर्जी इसने आपने अपनी करनी है। ठीक है, बड़े ये और ब्रांच बड़ी हो जाती है। इंडिपेंडेंट तो पहले ही थी, ठीक है, लेकिन पहले ही छोटी थी, इंटेग्रल थी, कंट्रोल में थी, और बाद में नॉन इंटेग्रल बन जाती है। और जब आपकी नॉन इंटेग्रल बन जाती है तो इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट। ये आपकी इन्वेस्टमेंट, आपने जो पैसा लगाया बस उसी के ऊपर रिटर्न आएगी। नहीं समझे? जैसे सिंपल सी बात है, जब आपकी शादी हो जाएगी तब इंडिपेंडेंट हो जाओगे तो पेरेंट्स से पूछना कम कर दोगे। जब आप बच्चे थे तो हर चीज पूछ के करते थे। जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो, थोड़े से सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो, तो आपकी जो पूछने की आदत है थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स का इंटरेस्ट रहता है। लेकिन जब आप और बड़े हो जाते हो, आपकी फैमिली, खुद की शादियां हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो आपका पेरेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो और फॉल करने लग जाता है। पेरेंट्स के लिए आप उनके खानदान का हिस्सा हो, बट वो आपकी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करते हैं, आपके रेगुलर डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर नहीं करेंगे वो। आपने देखा होगा अपने घर में आपके दादा दादी होते हैं, दादा दादी आपके पेरेंट्स की लाइफ में कितने ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। एक्सेप्शन हो सकती है, एक्सेप्शन हो सकती है, कहीं दादा दादी बहुत डोमिनेटिंग है, वहां अलग बात है। जब पेरेंट थोड़े साहू है तो वहां डोमिनेशन रहती है दादा दादी की, अदरवाइज नहीं रहती है। तो वहां पर वो आप उनकी फैमिली का हिस्सा तो हो, लेकिन बेसिकली वो आपकी रोजमर्रा की चीजों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप पोता पोती के साथ दादा दादी का लिंक अलग हो सकता है, लेकिन पेरेंट्स की डिसीजन मेकिंग में वो इंटरफेयरिंग नहीं होते हैं। सिमिलरली कंपनीज में भी होता है, जब वो नॉन इंटेग्रल बन जाती है ना तो इतनी बड़ी हो जाती है, इट्स पैरेलल टू हेड ऑफिस, इट बिकम पैरेलल टू हेड ऑफिस। जब वो हेड ऑफिस के पैरेलल होगी तो हेड ऑफिस की क्या हैसियत हो कि उसको बोले कि भाई तू ये कर वो कर, ऐसे प्राइस फिक्सेशन कर वो कर। तो वहां पर हेड ऑफिस इन्वेस्टमेंट के रूप में ब्रांच रह जाती है कि भाई हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जो ये काम करेंगे उस पर रिटर्न मिल जाएगी हमें। इंटरफेरेंस नहीं होती है। तो आप समझो आपकी इन्वेस्टमेंट है, और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होगी तो आप उसे अपनी बैलेंस शीट में किस रेट पे दिखाओगे? आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है फॉर एग्जांपल, आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जाग रहे हो कि सो रहे हो? आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को किस रेट पे दिखाओगे? बताइए। क्लोजिंग रेट, इन्वेस्टमेंट को आप क्लोजिंग रेट पर ही दिखाओगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन हर ईयर एंड पर होती होगी। इन्वेस्टमेंट किया आपने, एक बार करके भूल थोड़ा ना गए हो, आप उसको कंसीडर करते हो कि आज वैल्यू क्या है, तो आप उस इन्वेस्टमेंट को क्लोजिंग रेट पर करोगे। इसलिए जितने भी आपके फॉरेन ऑपरेशन नॉन इंटेग्रल की आइटम है, अदर देन एक्सपेंसेस और इनकम, एक्सपेंस तो ऑफकोर्स स्पॉट रेट पे ही आएंगे, उसको आप क्लोजिंग रेट पर ही कन्वर्ट करो। ये देखो, एसेट्स, लायबिलिटीज, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी, सब हमारे लिए इन्वेस्टमेंट्स है, तो हम इसे क्लोजिंग रेट पर
करेंगे, और जो बाकी के खर्चे आमदन है वो तो ऑफकोर्स वो तो इनकर्ड हो चुके हैं, वो तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, तो उनको आप क्या करोगे, स्पॉट रेट पे। स्पॉट रेट नहीं पता तो एवरेज रेट पे। ऑफकोर्स यहाँ पर भी अगर हेड ऑफिस का बैलेंस आता है तो सिस्टम है, ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस वही होगा जो हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस। अच्छा एक मिनट, गुड सेंट और गुड रिसीव्ड हो, मतलब इंटेग्रल नॉन इंटेग्रल में तो गुड सेंट होते नहीं है ना, ब्रांच इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन इंटेग्रल में ऐसा हो सकता है ना कि हेड ऑफिस ने गुड भेजे और आपने रिसीव किए हो, तो हेड ऑफिस ने गुड रुपीस में भेजे होंगे, आपने रिसीव डॉलर में किए होंगे। तो ऐसे केस में अगर गुड सेंट और गुड रिसीव का मामला है, अगर ब्रांच इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन है और उसके बाद गुड रिसीव्ड है और डॉलर में रेट दिया हुआ है, तो आप उसे रुपीस में कैसे कन्वर्ट करोगे, जो हेड ऑफिस ने गुड सेंड का रेट दिया हुआ है वही उनके गुड रिसीव। नहीं समझे, समझ गए। देखो नॉन इंटेग्रल में तो गुड सेंट का फंडा नहीं है, उसमें तो वो इंडिपेंडेंट है एक तरीके से, अपने डिसीजन अपनी परचेज अपने सब कुछ खुद कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए ना, इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन में तो ऐसा हो सकता है कि हेड ऑफिस गुड भेज रहा हो और वो वहां सेल होती हो, ऐसा हो सकता है। तो उस केस में क्या हमें करना है, उस केस में इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन में हम गुड सेंट और गुड रिसीव का जो फंडा रखेंगे वो उस रेट पे ही रखेंगे जिस रेट में हेड ऑफिस ने गुड सेंड किए हैं ब्रांच को, उसी रेट पे मानेंगे कि ब्रांच ने गुड रिसीव किए हैं हेड ऑफिस से रुपीस में, जब हम उसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। और हाँ, ये जो नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन का डिफरेंस आएगा ना, ये पीएल में नहीं जाएगा, इसको रिजर्व में ले जाएंगे जब तक हम उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करते इन्वेस्टमेंट को। ठीक है। तो कहते हैं कि डिफरेंस इन अबव ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर टू फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट टिल डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक। Any goodwill or capital reserve that arise on acquisition of non-integral foreign operation is treated at closing rate। मतलब ये है कि अगर गुडविल और क्लोज, ऑफ कोर्स गुडविल या होगा, कैपिटल रिजर्व होगा, तो उसकी ब्रांच की ट्रायल बैलेंस में तो वो भी क्लोजिंग रेट पर ही आएगा। तो मैक्सिमम चीजें क्लोजिंग रेट पर ही आएंगी, सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को छोड़। ठीक। और इसका जो डिफरेंस आएगा वो पीएनएल में नहीं जाएगा, इन्वेस्टमेंट है, तो उसको हम जब तक इन्वेस्टमेंट हमारे पास पड़ी रहेगी तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट लॉस अराइज हो रहा है उसको आमदन खर्चा नहीं मानेंगे, उसे ट्रांसलेशन रिजर्व में ले जाएंगे जब तक आप इन्वेस्टमेंट को बेच नहीं देते। इन्वेस्टमेंट को बेचने पर जो भी फाइनल प्रॉफिट लॉस होगा वो पीएनएल में ले जाएंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब जब तक इंटेग्रल नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन आपके हाथ में है तब तक उसके ऊपर जो गेन लॉस आएगा वो जस्ट एक टेम्परेरी गेन लॉस है, जस्ट कन्वर्जन की वजह से गेन लॉस आया है, वो आप उसको इनकम नहीं ट्रीट कर सकते, ना ही खर्चा ट्रीट करोगे। ठीक है, दोनों ही नहीं ट्रीट करोगे, दोनों ही ट्रीट नहीं करोगे, ना तो खर्चा ट्रीट करोगे ना ही उसको क्या करोगे, आमदन ट्रीट करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। क्लियर है। एक बार देख लीजिए ये रेट्स, पूछना पूछ लीजिए। चलें आगे। और जो 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 ये इन्वेस्टमेंट है, जो ये जो डिफरेंस आएगा, ये क्लियर है ना कि यहां पर आपको जब तक आप इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज ऑफ नहीं कर देते तब तक आप क्या करोगे, उस चीज को क्या करोगे, उस चीज को ट्रांसलेशन डिफरेंस रिजर्व अकाउंट में ले जाओगे। और जब डिस्पोज ऑफ कर दोगे, डिस्पोज ऑफ करने पर क्या होगा, क्या होगा, उसको कहां लेके जाओगे, डिस्पोज ऑफ कर दोगे तो उसको प्रॉफिट लॉस, फाइनल प्रॉफिट लॉस आएगा वो कॉस्टिंग पीरियड में लेके जाओगे, अदरवाइज। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाली क्लासिफिकेशन है ना कि इंटेग्रल नॉन इंटेग्रल में कन्वर्ट हो गया और नॉन इंटेग्रल इंटेग्रल में कन्वर्ट हो गया, बाद में देखेंगे जब हम एएस पढ़ेंगे ना फाइनली, तब मैं इस पॉइंट को कवर कर लूंगा, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो दिस इज फॉरेन ऑपरेशंस। एक मिनट, ये समझ आया, ये बोल रहा हूं, जब आप फॉरेन ऑपरेशन की क्लासिफिकेशन चेंज होती है, मतलब पहले इंटेग्रल ट्रीट कर रहे थे, अब वो नॉन इंटेग्रल बन चुके हैं, और पहले आप नॉन इंटेग्रल ट्रीट कर रहे थे, अब उस इंटेग्रल बन चुके हैं, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको उसकी क्लासिफिकेशन चेंज करनी पड़ेगी। और क्लासिफिकेशन चेंज करने का असर क्या रहेगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैं अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहा। जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना, इसको दोबारा मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जब एएस पढ़ेंगे तो उस दौरान, तो वहां जाके मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगा, आपको अभी नहीं। आगे चलते हैं, तीसरा पार्ट है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। हमारे दो पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, कौन कौन से, एक फॉरेन ट्रांजैक्शन, एक फॉरेन ऑपरेशंस। इन दोनों पार्ट्स में कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए प्लीज, एनीथिंग, कुछ भी आप पूछना चाहते हो जल्दी से पूछ लीजिए, सोच लीजिए। चलिए, तीसरी होती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है
कि आज बैठ के अगर आप फ्यूचर रेट पर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आज के टाइम पर अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूं फॉरेन करेंसी से रिलेटेड, या तो फॉरेन करेंसी को खरीदने या बेचने का, वो मैं फ्यूचर डेट के बारे में बात कर रहा हूं। मतलब मैं आज बैठा हूं, आज अगर मैं कोई एक आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं रिगार्डिंग सेल और परचेज ऑफ करेंसी, और वो परचेज और सेल फ्यूचर में होगी लेकिन रेट में आज डिसाइड करूंगा, उसे बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। नहीं समझे? मतलब ये कि आप आज हम आपके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं फॉरेन करेंसी को खरीदने के, किसी भी फॉरेन करेंसी को खरीदने या बेचने के बारे में, कि मैं आपसे फॉरेन करेंसी या तो खरीदूंगा या फॉरेन करेंसी बेचूंगा। लेकिन ऐसा मैं फ्यूचर में करूंगा, 6 महीने बाद करूंगा, लेकिन उसका रेट मुझे आज ही डिसाइड करना है, रेट मुझे आज डिसाइड करना है, ट्रांजैक्शन मुझे 6 महीने बाद करनी है, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब सवाल ये आता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप ऐसा इसलिए कर रहे हो कि आप डरते हो। आप डरते हो कि अगर आपको करेंसी खरीदनी है तो महंगी हो जाएगी, रेट एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, और अगर आपको फॉरेन करेंसी बेचनी है तो सस्ती हो जाएगी। लेकिन इसलिए आज ही बैठ के आप क्या कर लेते हो, डिसाइड कर लेते हो, उसे बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आइए अब इसमें AS 11 का क्या रोल है, देखिए। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू अरेंज फॉरेन करेंसी एज प्री डिटर्मिन्ड रेट, यानी कि पहले ही डिसाइड किया गया है जिस रेट पे मैं आपसे करेंसी खरीदूंगा या बेचूंगा, प्री डिटर्मिन्ड रेट, और ये कॉन्ट्रैक्ट आज होगा, तभी तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब इस पे प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन सच रेट शुड बी एमोटाइज एज एन एक्सपेंस और इनकम ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सपोज करो मैं आज का रेट $1 का 50 रुपीज का है, अब मैं आपके साथ आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं $1 की मैं आपके पास 55 का खरीदूंगा 6 महीने बाद। आप बोलोगे सर महंगा क्यों खरीद रहे हो? मुझे लगता है कि तब 60 का हो जाएगा, तभी खरीदूंगा ना, तभी तो मैंने क्या किया, आपको आज प्रीमियम दे दिया 5 रुपए का, लालच है बेसिकली। मुझे ऐसा लगता है कि ये 60 रुपए का होगा, तो आप बोलोगे कि आप मुझे क्यों बेचोगे, आप क्यों कॉन्ट्रैक्ट करोगे? तो आपको भी तो 60 का लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये 50 से नीचे जाएगा, मुझे लग रहा है ये 60 से ऊपर जाएगा। रिवर्स ओपिनियन है ना, तो मेरे को लग रहा है कि महंगा होगा, आपको लग रहा है कि सस्ता होगा। आप 55 पे मेरे को बेचने को तैयार हो जाएगी, क्योंकि आपको तो लग रहा है कि ये तो 50 से भी नीचे जाएगा, लेकिन मेरी सोच डिफरेंट है, हमारी ओपिनियन डिफरेंट है। देखो याद रखना कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं लोगों के बीच में होते हैं जिनकी ओपिनियन फ्यूचर में के बारे में रिवर्स होती है। अगर मेरे को भी लग रहा है कि फॉरेन करेंसी बढ़ेगी और आपको भी लग रहा है फॉरेन करेंसी बढ़ेगी, तो मैं बोलता हूं कि 55 में खरीद लूंगा, आपको पता है उस समय 60 की होगी, आपको भी लगता है 60 की होगी और मुझे भी लगता है 60 की होगी, तो आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों करोगे? जब हमारी ओपिनियन रिवर्स होएंगी ना, तब जाके आप मेरे साथ एग्रीमेंट करोगे। तो मुझे एक ऐसी पार्टी की, ऐसे बैंक की तलाश होती है जिसको लगता है ऑफकोर्स मैं बैंक से करूंगा, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक नॉर्मल पर्सन से नहीं होता, बैंक्स वगैरह से होते हैं। तो मतलब मैं एक बैंक से कॉन्ट्रैक्ट करूंगा कि मैं आपसे 6 महीने बाद $1,00,000 खरीदूंगा और उसको मैं खरीदूंगा 55 रुपए में। आप एज ए बैंक को लगता है कि ये डॉलर फॉल करेगा, तो आपको उसमें बेनिफिट लग रहा है कि ठीक है कर लेते हैं। आपको लगता है कि 6 महीने बाद डॉलर 50 का होगा या 48 का होगा या 51 का होगा, तो आप 51 का खरीद के मुझे 55 में दे दोगे, 4 रुपए कमा लोगे, आपको प्रॉफिट दिख रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि उस समय डॉलर 60 का होगा, तो मैं कहूंगा मैं 55 का लूंगा, 60 का बेच के 5 रुपए कमा लूंगा, तो हमारा दोनों का इंटरेस्ट है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको प्रीमियम देने को तैयार हो जाता हूं। ठीक है, तो प्रीमियम इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है। अब जो आपने प्रीमियम किया $1,00,000 पे 5 रुपए का मान लीजिए आपने प्रीमियम दिया, 5 रुपए होता नहीं, बहुत छोटी अमाउंट होती है प्रीमियम की, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, तो 5 लाख का प्रीमियम हो गया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे 5 लाख का प्रीमियम हो गया कि मैं आपको 5 लाख आज के रेट से एक्स्ट्रा दे रहा हूं, क्योंकि मुझे लालच है कि रेट महंगा होगा। ये 6 महीने के लिए ना, इसे 6 से डिवाइड कर दो, जितना भी आएगा उसको हर महीने का एक्सपेंस ट्रीट कर ले। ठीक है, क्लियर है? वही चीज लिखी हुई है इन्होंने, मैं पढ़ देता हूं। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू अरेंज फॉरेन करेंसी एट प्री डिटर्मिन्ड फॉरवर्ड रेट। प्री डिटर्मिन्ड रेट यानी कि ये रेट पहले से ही डिटर्मिन्ड होगा,
पहले से ही डिसाइडेड होगा कि किस रेट पे आपने खरीदना है। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू अरेंज फॉरेन करेंसी एट प्री डिटरमिन्ड रेट। प्रीमियम डिस्काउंट ऑन सच रेट, कई बार डिस्काउंट भी हो सकता है, ठीक है। अगर सामने वाले को इसमें बेनिफिट ज्यादा लग रहा है, आपको नुकसान लग रहा है, तो डिस्काउंट भी हो सकता है ना। अगर सामने वाला आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी तो कर सकता है, ठीक है। और उसको एक्सपेंस और इनकम ओवर द लाइफ ऑफ, अगर डिस्काउंट है तो इनकम बन जाएगा, प्रीमियम है तो खर्चा बन जाएगा। और जितने पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो डिस्काउंट और जो प्रीमियम है उसको उस पीरियड में राइट ऑफ कर देंगे। खर्चा है तो राइट ऑफ हो जाएगा, लॉस है तो राइट ऑफ हो जाएगा, इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा, पीरियड में एमोटाइज हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप कोई कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हो बीच में, आपको लगता है यार मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट गलत कर लिया, 2 महीने बाद यू स्टार्ट रियलाइजिंग, तो प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसिलेशन और रिडम्पशन ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम और एक्सपेंस ऑफ दैट पीरियड। तो जिस समय आप उसको कैंसिल करोगे तो उस समय आपका जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको उस पीरियड के का गेन और लॉस ट्रीट कर लोगे। अब एक चीज ध्यान दो कि ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, 2 पर्पस के होते हैं। एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन के लिए होते हैं, एक स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए होते हैं। एक होता है जेन्युइन ट्रांजैक्शन, मुझे वाकई में कोई चीज खरीदनी है, या मान लीजिए मुझे किसी लोन की रीपेमेंट करनी है, मुझे पता है 6 महीने बाद लोन रीपे करना है मुझे $10 लाख का, ठीक है। और $10 लाख मुझे लगता है कि 6 महीने बाद फ्लक्चुएशन बढ़ जाएगी, रेट महंगा होगा, तो मैं आज ही कोई उस कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, रेट आज ही डिसाइड कर लेता हूँ। तो मैं जेन्युइन ट्रांजैक्शन के लिए ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। और दूसरी ट्रांजैक्शन होती है स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव का मतलब मुझे मार्केट में आपसे ज्यादा जानकारी है, इसलिए मैं उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट करता हूं और डिफरेंस गेम से पैसा कमा लूंगा। मैं आपसे बात करता हूं कि आप मेरे को 55 रुपए में डॉलर देना, मुझे लगता है मार्केट में उस समय 60 रुपए का डॉलर होगा, मैं आपसे 55 में खरीदूंगा, 60 का बेच के 5 रुपए का प्रॉफिट कमा लूंगा, जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि बिजनेस में ना, इस फॉरेन मार्केट में बेसिकली क्या है, नॉलेज जो है वही पैसा है। जिसको जितनी ज्यादा नॉलेज है वो उतना ज्यादा पैसा कमा लेता है, ठीक है। जिसको जितनी ज्यादा नॉलेज है वो उतनी ज्यादा मनी जनरेट कर लेता है। तो वही चीज है, जो काम आप नॉलेज बेस पे कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, जस्ट स्पेकुलेशन के लिए कर रहे हो, गेन लॉस के लिए, वो स्पेकुलेटिव मोटिव का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा। और अगर आपको जेन्युइनली किसी जरूरत है पैसे की, किसी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो वो आपका नॉर्मल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो तो नॉर्मल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अगर आप प्रीमियम और डिस्काउंट पे करोगे तो उसको आप एमोटाइज करोगे एज सच, जैसे मैंने बताया, ठीक है। प्रीमियम आया, ज्यादा पे कर रहे हो, एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, उस प्रीमियम को आप उस कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ में बांट दोगे पीरियोडिक बेसिस के ऊपर। और अगर लॉस आया, मतलब इनकम हुई, तो इनकम ट्रीट कर लोगे। और अगर उसमें आप कैंसिल करते हो कॉन्ट्रैक्ट को, तो वहां पे जो प्रॉफिट लॉस आएगा, जिस पीरियड में आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हो, वहां का गेन लॉस आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप ये ट्रांजैक्शन स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए कर रहे हो, तो भाई आपने कुछ नहीं करना, जो भी गेन लॉस आएगा जिस समय आएगा उस समय रिकॉर्ड कर देंगे बस। ना प्रीमियम की ट्रीटमेंट, ना डिस्काउंट की ट्रीटमेंट, जो भी गेन और लॉस होगा उसकी ट्रीटमेंट हम उस समय कर देंगे। वो कब करेंगे, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट फाइनली एग्जीक्यूट होगा। तो यही लिखा हुआ है, ये देखते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपका है $1 आपने 49.150 का खरीदने को बोला है कि आप 3 महीने बाद, टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ्स है, आप कहते हो कि भाई मैं $1 49.150 का खरीदूंगा, खरीदने की बात है 3 महीने बाद। आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं फरवरी में और आज का रेट है 48.85, तो डिफरेंस क्या रहेगा, प्रीमियम रहेगा, मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं आपको। और ये कॉन्ट्रैक्ट $10,000 का है, तो देखते हैं कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हैं। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट आपका है 49.15 और आपका स्पॉट रेट है 48.85, टोटल 30 पैसे का प्रीमियम दे रहे हो पर डॉलर, और $10,000 के पीछे आप 3,000 का प्रीमियम दे रहे हो। अब इस प्रीमियम की ट्रीटमेंट क्या करोगे, इस प्रीमियम की ट्रीटमेंट आप ये करोगे कि एसेट की लाइफ में इसको अपोर्शन कर दोगे, ठीक है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ में। तो कॉन्ट्रैक्ट कितना है, 3 महीने का, तो 1000 3 महीनों में आपका प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाएगा। ये देखो, तो 2 महीने 15-16 में फॉल करेंगे और 1 महीना आपका 16-17 में फॉल करेगा। आप पीएल में इसको 1000 करके ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। उसके बाद अगर स्पेकुलेटिव पर्पस है तो प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट इज इग्नोर्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज सोल्ड, उस समय जो भी गेन लॉस होगा तब रिकॉर्ड करेंगे। अगर जेन्युइन ट्रांजैक्शन के लिए आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसके प्रीमियम और डिस्काउंट की ट्रीटमेंट हम उस पीरियड के दौरान कर लेंगे
और अगर आपने ऐसा नहीं किया है, आपने स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उस केस में आप जो भी एग्रीमेंट करोगे उसको स्पेकुलेशन एग्जीक्यूट होने पर जो भी गेन लॉस होगा तब ट्रीटमेंट करेंगे, अदरवाइज कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट AS11। AS11 की सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी, ठीक है। बस एक वो क्लासिफिकेशन, चेंज इन क्लासिफिकेशन वाला रह गया है कि अगर आपकी इंटेग्रल से नॉन इंटेग्रल, नॉन इंटेग्रल से इंटेग्रल में क्लासिफिकेशन बदलती है तो क्या करते हैं उसको मैंने आपको जैसे बताया है कि मैं आप जब AS पढ़ रहे होंगे ना तो तब इसको कवर कर लूंगा, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए तीनों पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिए। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कौन कौन से 3 पार्ट थे? एक तो फॉरेन ट्रांजैक्शन थी, फिर फॉरेन ऑपरेशंस था, फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब हम ब्रांच अकाउंट में इसका योगदान देखते हैं। ब्रांच अकाउंट में इसका योगदान सिर्फ फॉरेन ऑपरेशंस के कंसेप्ट में है। फॉरेन ऑपरेशन में आपको मालूम है, यहां पर आइए, ये रहा आपका फॉरेन ब्रांचेस। फॉरेन ब्रांचेस में या तो वो इंटेग्रल हो सकती है या नॉन इंटेग्रल हो सकती है। आपको इनकॉर्पोरेशन करनी होगी उसकी, तो उसको कन्वर्ट करना होगा रुपीस में। अगर इंटेग्रल है तो उसके रेट पता लग गया आपको, जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के रेट होते हैं सेम, सॉरी जैसे फॉरेन ट्रांजैक्शन के रेट होते हैं सेम। और अगर आपके नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशंस है तो इन्वेस्टमेंट की तरह आपको उसको क्लासिफिकेशन में लेके जाना है। उसको क्या कर दोगे? कन्वर्ट कर लोगे, और कन्वर्ट करके आपके पास जो फॉरेन ब्रांच का जो वो था ट्रायल बैलेंस था, डॉलर या किसी पाउंड वगैरह करेंसी में था, वो रुपीज में आ जाएगा। और जब वो रुपीज में आ गया तो इट्स लाइक नॉर्मल इंडिपेंडेंट ब्रांच की तरह आप उसे ट्रीट कर लो, ठीक है। तो फॉरेन ब्रांचेस जनरली मेंटेन इंडिपेंडेंट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्टेड बाय देम इन करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच दे ऑपरेट। देयरफॉर प्रॉब्लम ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग, देखो प्रॉब्लम क्या आती है, कहता देयरफॉर the problem of incorporating balances of foreign branches relate mainly to translation of foreign currency into Indian rupees। अब फॉरेन करेंसी को आप इंडियन रुपीज में ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आती है, और कई क्वेश्चनों में तो सिर्फ ट्रांसलेशन करने को बोल देते हैं। फिर आज के कई क्वेश्चनों में सिर्फ बोलते हैं कि ट्रांसलेट कर दो, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो कहता मेन प्रॉब्लम रिलेट्स मेनली टू ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू इंडियन रुपीज। दिस इज बिकॉज एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन रुपीज नॉट स्टेबल इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी ड्यू टू इंटरनेशनल डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट ऑफ वेरियस करेंसी। चेंज होता रहता है, जैसे मैंने आपको बताया था। द अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच अप्लाई टू इनलैंड ब्रांचेस अप्लाई टू फॉरेन ब्रांचेस आफ्टर कन्वर्टिंग द ट्रायल बैलेंस ऑफ फॉरेन ब्रांचेस इन द इंडियन करेंसी। एक स्टेप एक्स्ट्रा है, इट्स लाइक डिपेंडेंट ब्रांचेस, बट इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होता है। आपने इसे इनलैंड इंडिपेंडेंट ब्रांच की तरह ही ट्रीट करना है विद वन एक्स्ट्रा स्टेप। वो स्टेप क्या होगा कि आपका जो ट्रायल बैलेंस हेड ऑफिस का होगा वो इंडियन रुपीज में होगा, और जो फॉरेन का जो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है वो इंडियन रुपीज में भी हो सकता है, किसी और करेंसी में भी, सॉरी किसी और करेंसी में होगा। तो आपको पहला काम क्या करना होगा, उस करेंसी को कन्वर्ट करना होगा, उस ट्रायल बैलेंस को इंडियन रुपीज में। अब वो कन्वर्ट करते समय आपको AS11 की जरूरत पड़ेगी, और वो इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन भी हो सकते हैं एंड नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन भी हो सकते हैं। कन्वर्ट करने के बाद आपके पास वो नॉर्मल इंडियन रुपीज में ट्रायल बैलेंस आ जाएगा। तो आगे का जो काम करना है वो वही करना है जो हम डिपेंडेंट ब्रांचेस के साथ करते हैं, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग AS11 classify the foreign branches may be classify the foreign branches may be classified into 2 types, integral foreign operations and non integral foreign operation। ये मैं आपको बता चुका हूं। Let us discuss these 2 type of foreign branches in detail। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ। इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशंस की बात करते हैं। इट इज ए फॉरेन ऑपरेशन द एक्टिविटी ऑफ विच आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ दोज ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, यानी कि हेड ऑफिस की तरह की एक्टिविटीज होती हैं। द बिजनेस ऑफ इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन इज कैरिड ऑन एज इफ इट वर एन एक्सटेंशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम रिपोर्टिंग एंटरप्राइज एंड रेमिटेंस ऑफ प्रोसीड टू द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। मतलब हमसे ही गुड्स लेता है, बेच के जो पैसा इकट्ठा होता है हमें वापस कर देता है, या हमारी ही एक्सटेंशन, बिजनेस की एक्सटेंशन कर रहा है। हमसे गुड्स लेके उसको फर्दर मैन्युफैक्चर करके ट्रेड कर रहा होगा, वो सब चीजें, ठीक है। नॉन इंटेग्रल मतलब जब आप डिफरेंट हो जाते हो, ठीक है। इट इज फॉरेन ऑपरेशन दैट इज नॉट एन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन। द बिजनेस ऑफ नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन इज कैरिड आउट in substantially independent way by accumulating cash and other monetary item, incurring
expenses, generating income and arranging borrowings in the its local currency. वहीं से पैसा अरेंज करते हैं, वहीं से एक्सपेंस इनकर करते हैं, वहीं से आमदन आती है, सब कुछ वहीं करते हैं. नॉन इंटेग्रल हो गया. नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन में आल्सो एंटर इनटू ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसीज इंक्लूडिंग transaction in reporting currencies. An example of NFO may be production in foreign currency out of the resources available in such country. उसी कंट्री में रिसोर्सेज है, वहीं से उसको लेके वहीं से प्रोडक्शन करके वहीं बेचते हैं. हमारे लिए तो इन्वेस्टमेंट बच गई है बस. ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस. तो इंडिकेटर मैंने आपको बता दिया था, है ना. इंडिकेटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको आइडिया लग गया इंटेग्रल नॉन इंटेग्रल में. अब हम इसको क्लासीफाई कैसे करेंगे ये भी पढ़ देता हूँ. The above are the only indicator. मैंने बोला था ये इंडिकेटर है, कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि ये चीजें होंगी तो ही इंटेग्रल नॉन इंटेग्रल होगा. ठीक है, एंड नॉट द डिसाइसिव और कंक्लूसिव फैक्टर टू क्लासिफाई द फॉरेन ऑपरेशंस एज नॉन इंटेग्रल. मच विल डिपेंड अपॉन द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन सिचुएशन ऑफ ए पर्टिकुलर केस एंड देयरफॉर जजमेंट इज नेसेसरी टू डिटरमिन द एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन. इसलिए क्या करेंगे वो आपको क्वेश्चन में बता देंगे कि ये जो फॉरेन ऑपरेशन है ये फॉरेन ऑपरेशन इंटेग्रल है या फॉरेन ऑपरेशन नॉन इंटेग्रल है, ये क्वेश्चन में ही आपको बता दिया जाएगा. Controversies may arise in deciding the foreign branches of the enterprise into integral or non-integral. However, there may not be any controversy that subsidiary, associate or joint venture are non-integral. मतलब branches में ज्यादा होता है, subsidiaries और joint venture में ये controversies कम होती हैं. In case of branches classified as independent for the purpose of accounting are generally classified as non-integral foreign operation. कहते ज्यादातर हम उस केस को नॉन इंटेग्रल ही बोल देते हैं. क्लियर. अब लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो क्वेश्चन में दिया होगा कि हमारे जो फॉरेन ऑपरेशन है इंटेग्रल है या नॉन इंटेग्रल. और ट्रांसलेशन कैसे करना है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया. देखो, ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन मे बी ट्रांसलेटेड एट ए रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन. This will require date-wise detail of the transaction entered by that operation together with rates. Weekly or monthly average rate is permitted if there is no significant variation in the rate. अगर spot rate नहीं पता, खर्चे तो spot rate के आएंगे, फिक्स एसेट भी spot rate पे ही आएंगे, और जो मॉनिटरी आइटम है वो क्लोजिंग रेट पर आएंगे. ठीक है, तो कहता है कि आपको हमें बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है, किस डेट को हुई है और उस दिन एक्सचेंज रेट क्या प्रिवेल कर रहा था, ताकि हेड ऑफिस उसके हिसाब से उसको क्लासीफाई कर ले. और अगर कहता है कि अगर रेट में ज्यादा बदलाव नहीं आता तो हम क्या करते हैं, एवरेज रेट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं. ट्रांसलेशन ऑफ बैलेंस शीट. मॉनिटरी आइटम क्लोजिंग रेट पे होगा, नॉन मॉनिटरी आइटम कैसे होगा. द कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट इज ट्रांसलेटेड यूजिंग द एक्सचेंज रेट एट ए डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट इफ एसेट इज कैरिड आउट कॉस्ट. अगर एसेट फेयर वैल्यू पे कैरी हो रही है तो फेयर वैल्यू कब कैलकुलेट की थी, क्लोजिंग रेट पे. तो क्लोजिंग रेट पे वैल्यू कर लेंगे. फेयर वैल्यू तो ईयर एंड पे निकलती है ना. ठीक है, इफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट इज कैरिड आउट फेयर वैल्यू ट्रांसलेशन शुड बी डन यूजिंग द रेट एग्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन, यानी कि ईयर एंड. अगर कॉस्ट पे है क्या करेंगे, फिर तो स्पॉट रेट. तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज क्लोजिंग रेट पर आती है. ठीक है, अगर ओपनिंग है तो ओपनिंग रेट पर आएगी. द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज ट्रांसलेटेड एट द एक्सचेंज रेट दैट एग्जिस्टेड व्हेन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री was incurred and realizable value is translated applying exchange rate when realizable value is determined, which is generally closing rate. तो closing rate पे ही आपको उसे कन्वर्ट करना है. कहता है कि exchange difference arising on the translation of financial statement of integral foreign operation should be charged to profit and loss account. तो integral foreign operation में जो exchange difference आएगा, आपको ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करने के बाद मैच थोड़ा ना करेगा, रेट अलग अलग है. तो मैच नहीं करने की वजह से जो डिफरेंस आएगा उसको हम P&L में ले जाएंगे. उसके बाद नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन का हालांकि मैंने आपको बता दिया है क्या है. अकाउंट्स ऑफ नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन आर ट्रांसलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग. बैलेंस शीट आइटम, एसेट, लायबिलिटी, सब कुछ क्लोजिंग में जाएगा. ठीक है, बैलेंस शीट आइटम, एसेट, लायबिलिटीज बोथ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी आइटम अप्लाई क्लोजिंग रेट. आप उसे इन्वेस्टमेंट ट्रीट करोगे और जितने एक्सपेंस और इनकम के खाते होंगे उसको स्पॉट रेट. ठीक है, आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस एट एक्चुअल एक्सचेंज रेट on the date of transaction. However, accounting standard allow average rate subject to materiality. Average rate का भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आपके पास spot rate नहीं है. उसके बाद कहता है कि resulting exchange rate difference should be accumulated in a foreign currency translation reserve. और जो यहाँ पे exchange rate के difference की वजह से gain और loss आएगा उसको कहाँ लेके जाओगे, उसको हम लोग translation difference reserve में ले जाएंगे. अच्छा, ये वो वाला रिजर्व नहीं है, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी ट्रांसलेशन डिफरेंस
वो वाला नहीं है जो फॉरेन ट्रांजेक्शन पे आ रहा था, ये अलग है, ठीक है, ये नॉन इंटेग्रल का है। तो कहता है कि रिजल्टिंग एक्सचेंज रेट डिफरेंस शुड बी एक्यूमुलेटेड इन ए फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अंटिल डिस्पोजल ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन। जब वो डिस्पोज ऑफ कर देंगे तो फाइनल जो आएगा वो पीएनएल में ले जाएंगे, ठीक है। ये दिया हुआ है रेट, ये वैसे मैंने बता दिए आपको, ठीक है। आगे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि कल की क्लास से हम लोग शुरू करेंगे, कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। कुछ पूछना चाहते हो तो कल डाउट लेना, कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू।